अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना केटीजी का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आवर टुडेज टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, that is how it is defined. It is simply defined as the number of independent ways by which a gas molecule can gain energy. Number of independent ways, तो मैं यहां पे लिखूं number of independent ways, by which a gas molecule can gain energy. कितने इंडिपेंडेंट वेज, तरीके अवेलेबल है एक गैस मॉलिक्यूल के लिए जिससे वो एनर्जी गेन कर सकता है, इज कॉल्ड एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो दिस इज द डेफिनेशन पार्ट ऑफ दिस. व्हाट डू मीन बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय विच अ गैस मॉलिक्यूल कैन गेन एनर्जी. अब सर इसका मतलब क्या होता है? उसके लिए आप देख लीजिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस थिंग, ये आपने 11th में डिटेल्ड इस पे डिस्कशन किया होता है. क्योंकि हमारे पास इस वक्त एंट्रेंस में उतना टाइम है नहीं, तब भी मैं थोड़ा सा आपको आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे जो है आपको समझाता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा इसमें कंसेप्चुअल पार्ट जो है अच्छा हो जाए. उसमें यह है कि अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इफ यू आर हैविंग ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो गैस मॉलिक्यूल को छोड़ दीजिए पहले, इट्स अ जनरल एग्जांपल. अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस पर एक ब्लॉक है एट पोजिशन ए, और अगर ये ब्लॉक एट पोजीशन ए से होली, मतलब पूरा का पूरा चला गया फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, तो हम कहेंगे इट हैज वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिकॉज द मोशन इन्वॉल्वड हियर इज ट्रांसलेटरी मोशन. ऑब्जेक्ट होली मूव किया फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, सो इट विल हैव वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इसकी एक ही काइनेटिक एनर्जी है इस वक्त, एंड दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv². सो इट हैज इसकी जो एनर्जी है इस बॉडी की, जब ये पोजीशन ए से पोजीशन बी पे चला गया, तो इसकी जो एक ही एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल शेप में है, और उसको हम कहेंगे 1 डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी. उसके बाद अगर आप इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अब एक आपके पास एक स्फीयर है जिसको अब आप रोल करा रहे हो. रोल करने का मतलब ये आगे भी जा रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस. सो अब इसके पास एक तो ये होली आगे जा रहा है, इट हैज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 mv². तो ये इसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. एंड सेकंड इज रोटेशनल वाली, एंड दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है दैट इज 1/2 I ω², where I you know it is moment of inertia and omega is angular speed. तो इस ऑब्जेक्ट के पास दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. एक इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्योंकि बॉडी इज होली मूविंग फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, एंड इट्स आल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, सो इट हैज आल्सो अ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. इन द सेम वे आपने प्रोजेक्टाइल्स पढ़ा होता है क्लास 11th में. जब आप एक प्रोजेक्टाइल को फायर करते हो ना एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, जब आप एक प्रोजेक्टाइल को फायर करते हो एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो इसमें साइमल्टेनियसली दो मोशंस होती है, एक मोशन एक्स एक्सिस पे और दूसरी मोशन वाई एक्सिस पे. जो एक्स एक्सिस वाली मोशन है आप उसको इंडिपेंडेंटली रीड करते हो, और जो आपके पास वाई एक्सिस वाली मोशन है आप उसको इंडिपेंडेंटली रीड करते हो. तो यहां पे एक्स एक्सिस में इसके पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, एंड दैट विल बी ट्रांसलेशनल हाफ ऑफ mv². इन द सेम फैशन इसमें वाई एक्सिस में भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ट्रांसलेशनल, तो दैट ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी अगेन इक्वल टू हाफ ऑफ mv². मतलब कहने का यह है कि एक ऑब्जेक्ट के पास कितने तरीके हैं एनर्जी गेन करने के, वो उस ऑब्जेक्ट का या उस पार्टिकल का या उस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें जो है डिनोट करता है. उसका यह मतलब है कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दैट थिंग, क्योंकि हम गैस मॉलिक्यूल पे अपना डिस्कशन रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, मगर मैंने उसको समझाने के लिए आपको एक जनरल एग्जांपल दे दिया कि अगर एक बॉडी होली एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाती है,
क्योंकि इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन है तो इसके पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये एक ही तरीके से एनर्जी गेन कर सकता है, वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो दैट काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ ऑफ mv²। और फिर दूसरा एग्जांपल ऐसा है कि इसमें बॉडी रोल कर रहा है, मतलब इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, ये इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रीडम भी है। तो इसमें दो एनर्जीज है। इसी तरह जब आप इंक्लाइंड प्लेन पे या आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एट एन एंगल एक ऑब्जेक्ट को फायर करते हो तो एक्स एक्सिस पे अलग से मोशन डिस्कस की जा सकती है, वाई एक्सिस पे अलग से मोशन डिस्कस की जा सकती है। तो इसके पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब हमारा जो डिस्कशन है चूंकि वो गैसेस के रिलेटेड है और हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो फॉर गैस मॉलिक्यूल्स है, तो हम अपने डिस्कशन को गैस मॉलिक्यूल पे ही जो है लाके जो है खड़ा कर देते हैं और उसमें हमें जो अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट है हम इसको पढ़ाते हैं फॉर 3 डिफरेंट गैसेस, क्योंकि आपको पता है वी आर हैविंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस इन फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, एंड दैट इज नंबर फर्स्ट इज मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस जो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना कि ये एंट्रेंस में यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नीट में। तो मोनो एटॉमिक गैस एक टाइप ऑफ गैस है जिसमें मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि वो सिंगल एटम के बने होते हैं। जैसे आपको पता है दैट्स हीलियम, नोबल गैसेस, देन इट इज नियन एंड देन इट इज आर्गन एंड ETC. So they are said to be monoatomic gases क्योंकि ऐसे गैसेस है जो सिंगल एटम से डेवलप हुए हैं, मतलब दे आर मेड ऑफ सिंगल एटम्स। एंड ये आपका नोबल गैस फैमिली है, दैट हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन एंड रेडन। तो उसमें मोनोएटॉमिक गैसेस हमारे पास है जो सिंगल एटम से डेवलप हुए हैं, दैट्स हीलियम, नियन, आर्गन और बाकी। तो अब मोनोएटॉमिक गैसेस में सर कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी है? तो रिमेंबर दैट, क्योंकि हमने आपके साथ जो मैंने आपका जो एक एग्जांपल मैंने आपको आपके साथ डिस्कस किया और जो आपके प्रीवियस कंसेप्ट है क्लास 11 से उनको नजर में रखते हुए हमें पता है फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हमारे मोनोएटॉमिक गैस के साथ जो रिलेटेड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो ओनली 3 नंबर है एंड ऑल द 3 आर ट्रांसलेटरी इन नेचर। तो मैं लिखूंगा 3 और ब्रैकेट में हम लिखते हैं T, मींस मोनोएटॉमिक गैसेस के साथ सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड होते हैं और वो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो सिर्फ ट्रांसलेटरी शेप में होते हैं। क्यों सर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों नहीं होता मोनोएटॉमिक गैस के साथ? मैं आपको ऐसे समझाऊं, आपके पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्चुअली बाहर की तरफ या अंदर की तरफ इट्स अ 2 डायमेंशनल थिंग, तो हम यहां जेड बनाते हैं। अब आपके पास मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, यू आर हैविंग अ मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन और हीलियम और दिस दैट हीलियम, नियन एंड आर्गन। हाइड्रोजन तो डायटॉमिक है, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये होली मूव कर सकता है अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, इट इज इंडिपेंडेंट, सो इट कैन इट्स इन रैंडम मोशन, इट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस। जब ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेगा सो इट विल हैव 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड दैट विल बी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली इट कैन मूव अलोंग वाई एक्सिस, ऐसा नहीं है कि हमने इसको रोका, इट इज इन रैंडम मोशन, इट कैन आल्सो मूव अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे भी ये ट्रांसलेटरी मोशन दिखाएगा, सो इट हैज सेकंड ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली इट कैन मूव अलोंग z एक्सिस आल्सो, तो ये z एक्सिस पे भी मूव कर सकता है, तो इट हैज अनदर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इन टोटल इट हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब कोई बच्चा बोलता है सर क्या ये ऐसे मूव नहीं कर सकता? तो ये भी तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बन सकती है फिर सर अगर ऐसे मूव करेगा, है ना, तो इन बिटवीन एक्स एंड वाई अगर ये मूव करता है। आप सिर्फ क्यों दिखा रहे हैं? आपने खुद बोला ये रैंडम मोशन है, ये एक्स एक्सिस पे भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस पे भी मूव करेगा, जेड एक्सिस पे भी मूव करेगा, तो सर इन बिटवीन एक्स एंड वाई में भी तो मूव करेगा, तो और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जोड़ दीजिए। इसी तरह फिर एक्स एंड जेड में भी मूव करेगा, इसी तरह वाई एंड जेड भी। तो डिफिनेशन जो है ना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, दैट इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, दैट्स इंपॉर्टेंट, है ना, इंडिपेंडेंट वेज इज इंपॉर्टेंट। जो आपका डेफिनेशन है इसका जो मैंने पीछे लिख दिया, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज। इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे में कोई डिपेंडेंसी नहीं। देखिए जब ये एक्स एक्सिस पे मूव करेगा तो इट्स एन इंडिपेंडेंट वे, जब ये वाई एक्सिस पे मूव करेगा इट्स एन इंडिपेंडेंट वे, क्योंकि वाई का कोई कंपोनेंट एक्स में नहीं आएगा। वेक्टर फिजिक्स में आपको क्लियर है, जब आपके पास 2 वेक्टर्स राइट एंगल्स पे तो उनमें एक दूसरे को कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो वाई एक्सिस पे अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जेड एक्सिस पे अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसा नहीं है कि एक्स का कोई कंपोनेंट वाई की डायरेक्शन में या वाई का कोई डायरेक्शन, वाई का कोई कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में। मगर जब आप इन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो अगर आप किसी अदर एंगल पे अदर देन 90 डिग्री पे रखते हो तो एक्स, इसका एक कंपोनेंट एक्स में भी आएगा, इसका कंपोनेंट वाई में भी आ गया, तो इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट वे। दैट इज वाई जब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन आपको पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं इट इज सिंपली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय विच अ गैस मॉलिक्यूल कैन गेन एनर्जी। इसलिए ओनली एक्स एक्सिस, ओनली वाई एक्सिस एंड ओनली जेड एक्सिस, तो ये वाला मोमेंट जो है कैंसिल आउट करते हैं।
तो उसमें अब एक्स एक्सिस पे भी मोशन है, वाई एक्सिस पे भी मोशन है और जेड एक्सिस में भी मोशन है, तो इसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब 3 तरीके से ये एनर्जी को गेन कर सकता है, एक्स एक्सिस पे भी मूव करने से, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे भी। उसके बाद सर रोटेशनल की क्यों बात नहीं करते आप मोनो एटॉमिक गैस में? क्योंकि मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया दैट्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो वहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाई जिसमें मैंने बोला दैट आइडियल, चूंकि आइडियल गैस की कहानी चल रही है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव एज पॉइंट masses. They have mass but they don't have volume and radius. When they don't have volume and radius, they don't have moment of inertia. When they don't have moment of inertia, they don't have rotational kinetic energy. क्योंकि rotational kinetic energy numerically होता है बच्चों, rotational kinetic energy आपका होता है बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। So rotational kinetic energy में आपका moment of inertia आ जाता है, क्योंकि इसमें moment of inertia का concept है ही नहीं, क्योंकि they are point masses, mass without volume, they don't have volume, they don't have radius, so they don't have मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मोनो एटॉमिक गैसेस के साथ एसोसिएट नहीं होता है। तो अब आपको जो एंट्रेंस के लिए याद रखना वो ये है कि मोनो एटॉमिक गैसेस जिसमें हमारा नोबल गैस फैमिली आता है, हीलियम, नियन, आर्गन एक्सेट्रा, तो उसमें only 3 degrees of freedom होती है। that is what you have to remember for your entrance, only 3 degrees of freedom and all the 3 degrees of freedom are translatory in nature। तो मैंने लिखा 3 and ब्रैकेट में T का मतलब होता है, कैपिटल T मतलब होता है translational degrees of freedom। so this is all about what do you mean by that degrees of freedom for monoatomic gases, and you have to remember only one thing, that they have 3 translational degrees of freedom। उसके बाद now diatomic gases। Now for diatomic gases, जिसमें पहले एग्जाम्पल भी क्लियर होनी चाहिए। जब आपका ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल आप अपनी बुक से या आपके एंट्रेंस में जब पूछा जाता है तो वो गैस का नाम लेके क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पे वो नहीं लिखता इट्स अ डायटोमिक गैस और इट्स अ मोनोएटॉमिक गैस, इट्स अ पॉलीएटॉमिक, आपको खुद पहचाना होता है। दैट इज व्हाई जो एग्जांपल्स हम दे रहे हैं मोनोएटॉमिक डायटोमिक गैसेस की, वो भी आप याद रखिए। डायटोमिक गैसेस में जो एग्जांपल्स है दैट इज आपका हाइड्रोजन, आपका ऑक्सीजन, आपका नाइट्रोजन एंड ETC। देखिए दे आर डायटोमिक गैसेस। क्यों? क्योंकि 2 एटम्स के बने। हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स, दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स एंड नाइट्रोजन इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 एटम्स, सो दे आर सेड टू बी डायटोमिक गैसेस। नाउ सर डायटोमिक गैसेस के लिए कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? फॉर डायटोमिक गैसेस वी हैव 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड बिलीव मी दिस इज व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम KTG। यही तो पूछा जाता है, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है एक डायटोमिक गैस के साथ एसोसिएटेड, यू हैव टू रिमेंबर 5। और इस 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, इस 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 3 डिग्रीज आर ट्रांसलेटरी एंड 2 डिग्रीज आर रोटेशनल, 2 डिग्रीज आर रोटेशनल। सो डायटोमिक गैसेस में ओनली 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, उसमें से 3 ट्रांसलेटरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है और 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। तो डायटोमिक गैसेस में एग्जांपल है दैट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और उसमें डायटोमिक गैसेस में 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है यूजिंग दैट सेम लॉजिक, दैट इज डिटेल जो हम 11th क्लास में पढ़ाते हैं, फिर भी मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया उसका। तो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन टोटल होती है, जिसमें आपके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज और 2 रोटेशनल डिग्रीज एट नॉर्मल टेम्परेचर। बट इफ टेम्परेचर इज एलिवेटेड, अगर आप टेम्परेचर एलिवेट करोगे, इफ टेम्परेचर इज एलिवेटेड, अगर आप टेम्परेचर जो है एलिवेट करोगे, इफ टेम्परेचर इज एलिवेटेड देन रूम टेम्परेचर, अगर आपने एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर बढ़ा दिया रूम टेम्परेचर से ज्यादा, तो 2 एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गेट एसोसिएटेड। सो एट एलिवेटेड टेम्परेचर वी हैव 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, we have 7 degrees of freedom, we have 7 degrees of freedom। उन 7 का नेचर कैसा होता है सर? 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कौन कौन सा होता है? उसमें आपका 3 ट्रांसलेटरी जो है ऊपर, प्लस उसमें आपका 2 रोटेशनल, बिल्कुल वही, और प्लस 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसोसिएट होता है। So these are 7 degrees of freedom, but believe me, आपके सिलेबस में लिखा है only you have to go for translatory and rotational degrees of freedom। आपका वाइब्रेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको ऐड कर सकते हो। इतना याद रखो, डायटोमिक गैसेस में आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC आता है, और फिर डायटोमिक गैसेस के साथ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड होती है, उसमें एट नॉर्मल और रूम टेम्परेचर, उसमें 3 ट्रांसलेटरी डिग्रीज एंड 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। और फिर इफ टेम्परेचर इज एलिवेटेड, और अगर उसने क्वेश्चन में लिखा है दैट टेम्परेचर इज वेरी हाई, इट्स एलिवेटेड, तब 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, जिसमें 3 ट्रांसलेटरी होती है और फिर 2 रोटेशनल, और फिर उसमें ऐड हो जाती है 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसके बाद आपका नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस आता है, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस।
नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस में अगर आप एग्जांपल लेंगे तो दैट इज NH3, है ना। इट इज मेड ऑफ 3 एटम्स, इट्स मेड ऑफ 4 एटम्स, है ना। इट इज पॉलीएटॉमिक गैस, इट्स मेड ऑफ 4 एटम्स, जैसे मोनोएटॉमिक मेड ऑफ 1 एटम, diatomic made up of 2 atoms. Now it is polyatomic and it is non-linear in shape. Non-linear in shape का मतलब है ये नाइट्रोजन है इसका, this is hydrogen here, and this is hydrogen here, and this is hydrogen here. That is what we mean by non-linear. It's not in linear shape, it is a non-linear gaseous molecule. So हम इसका non-linear polyatomic gas में कितनी degrees of freedom होती है? तो what you have to remember is that for this you have 6 degrees of freedom. 6 degrees of freedom. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसमें 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, जिनमें 3 ट्रांसलेटरी बिल्कुल प्लस 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। तो इन टोटल इट हैज ओनली 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसमें 3 ट्रांसलेटरी और 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। इट इज ट्रू फॉर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस एंड द एग्जांपल इज NH3। बट एट एलिवेटेड टेंपरेचर्स, इस केस में भी एट एलिवेटेड टेंपरेचर्स, एट एलिवेटेड टेंपरेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मैक्सिमम बुक्स में गलत लिखा है। अगर आपका नीट चैंपियन भी आप देखेंगे उसमें भी बिल्कुल गलत लिखा है। उसमें लिखा है कि एट एलिवेटेड टेंपरेचर्स 2 एडिशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें अटैच होता है, तो ये बनता है 3T + 2R + 2 वाइब्रेशनल, तो 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बट बिलीव मी दैट्स नॉट द स्टोरी। तो एट एलिवेटेड टेंपरेचर्स x डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके साथ एसोसिएटेड होता है, इट्स नॉट 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो एट एलिवेटेड टेंपरेचर्स x डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गेट एसोसिएटेड विद इट, तो ऐड हो जाता है x डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, x डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसका वैल्यू जो है हम यहां पे नहीं लेंगे, x डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इट्स नॉट 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो आपकी नीट चैंपियन पे और बहुत सारी बुक्स पे लिखा है। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग ओनली, दैट इज नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस, एग्जांपल NH3, इट हैज ओनली 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नॉर्मल टेंपरेचर पे, 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल। यही आपके एंट्रेंस में पूछा भी जाता है क्योंकि उसमें नहीं लिखा है वाइब्रेशनल। तो फिर एट एलिवेटेड टेंपरेचर्स इसमें x वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अटैच होता है। x वाइब्रेशनल डिग्री जब इसमें अटैच होता है तो उसका वैल्यू हम यहां नहीं लेंगे, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ओनली 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट नॉर्मल टेंपरेचर, दैट्स 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल। तो ये हो गया डिफरेंट गैसेस के साथ कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड होता है। मोनोएटॉमिक गैस के साथ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ऑल द 3 आर ट्रांसलेशनल। डायटोमिक गैस के साथ आपके पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, और एट एलिवेटेड टेंपरेचर्स उस केस में 2 वाइब्रेशनल ऐड हो जाती है। और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस में नॉर्मल टेंपरेचर पे 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेटरी, 3 रोटेशनल, और एलिवेटेड टेंपरेचर्स पे x वाइब्रेशनल डिग्रीज अटैच होती है, जिसका वैल्यू हम नहीं लेते इसमें क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है, हमारे एंट्रेंस में जो है उसमें सिर्फ 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और उसी पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं जिसमें 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अटैच होता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, दैट्स इंपॉर्टेंट। यहां से हम एक फॉर्मूला सेट जो है डेवलप करेंगे और फिर उस फॉर्मूला सेट से हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, और फिर इसको हम एप्लीकेशन पार्ट, जिसको हम न्यूमेरिकल पोर्शन भी कहते हैं, उसमें हम इसको ड्रॉप कर देंगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है एन आइडियल गैस, क्योंकि हम आइडियल गैस ही डिस्कस कर रहे हैं केटीजी में, एन आइडियल गैस डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स एनर्जी इक्वली among its degrees of freedom irrespective of their nature। एक आइडियल गैस जो होता है ये जस्ट लाइक एज एन आइडियल फादर होता है जो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। आइडियल फादर वो फादर होता है जो अपनी प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने बच्चों में। फॉर एग्जांपल एक फादर के पास 1 लाख रुपए है, उसके पास 4 बच्चे हैं, तो वो 25,000 25,000 25 एंड 25 डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये आइडियल फादर। रियल फादर ऐसा नहीं करता है, वो एक को 50 देता है, दूसरे को 25 देता है, या दूसरे को जो है 30 देता है और तीसरे को फिर रेस्ट 20 देता है। सो दैट इज रियल फादर। तो इन द सेम फैशन वी हैव एन आइडियल गैस एंड आइडियल गैस डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स एनर्जी इक्वली अमंग इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मतलब अगर एक आइडियल गैस आपके पास है, मैं आपको ऐसे समझाऊं एग्जांपल से, आइडियल गैस आपके पास है और इसमें इस आइडियल गैस में 100 जूल ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जांपल इट हैज ओनली, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ये एक सिर्फ एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक आइडियल गैस है जिसमें 100 जूल ऑफ एनर्जी है और इस आइडियल गैस में आपके पास जो है इट हैज 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इट हैज 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
इट हैज 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब सर ये 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इसको ये एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है कैसे करेगा? तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के, चूंकि 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो इसमें हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में 25 जूल, देन 25 जूल एंड देन लास्ट में भी 25 जूल। मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के जो हिस्से में एनर्जी आती है दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, 25 25 25 एंड 25 दैट्स 100 जूल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ये नहीं देखता है कि ये ट्रांसलेशनल है तो इसको ज्यादा दो, ये रोटेशनल है तो इसको इससे ज्यादा दो, या इसको एलिवेटेड टेंपरेचर पे वाइब्रेशनल आ जाता है तो इसको और ज्यादा दो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड एज पर दिस लॉ, दैट्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एन आइडियल गैस डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स एनर्जी इक्वली अमंग इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। नेचर पे ये जो है नहीं जाता है। तो फिर एज पर द सेम लॉ, दैट्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और जो हमारे काम का है जिसमें हम एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स के लिए इसको यूज करेंगे। एंड बिलीव मी दिस थिंग इज आस्क्ड इन योर एंट्रेंस। उसमें न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है वो मैंने अलग से रखा है, हम फिर डिस्कस करेंगे। एज पर द सेम लॉ, दैट्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एनर्जी, सेम लॉ ही कहता है, एनर्जी एसोसिएटेड per degree of freedom per mole per degree of freedom per degree of freedom per mole is equal to 1/2 RT, 1/2 RT। दैट्स एनर्जी एसोसिएटेड, मतलब एनर्जी एसोसिएट होती है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1 मोल ऑफ गैस के लिए। जो फॉर्मूला है दैट इज 1/2 RT। एनर्जी एसोसिएटेड विथ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल ऑफ गैस इज 1/2 RT, where 1/2 you know R is universal gas constant and T is temperature of that gas. तो एनर्जी एसोसिएटेड पर डिग्री पर मोल ऑफ फ्रीडम इज पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल इज 1/2 RT। फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं सर, इफ वी हैव n मोल्स ऑफ गैस, अगर हमारे पास n मोल्स ऑफ गैस है, फॉर n मोल्स ऑफ गैस, अगर सर आप 1 मोल नहीं है जैसे इसमें आपने लिखा इफ वी हैव n मोल्स, अगर n मोल्स है तो एनर्जी एसोसिएटेड, यू से एनर्जी दिखाते हैं एंड इट्स ओनली इन द शेप ऑफ काइनेटिक एंड रोटेशनल, है ना, क्योंकि उसमें जो पार्ट है जो वाइब्रेशनल का पार्ट है या पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट है वो है नहीं इसमें। तो ये आ जाएगा, देखिए 1 मोल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो है दैट इज 1/2 RT। क्योंकि n मोल्स आपने बोला तो n आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फॉर n मोल्स के लिए दिस इज 1/2 RT जो है इट इज पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर आपने बोला कि गैस में अब n मोल्स है, न्यूमेरिकल्स में जब पूछा जाता है दैट इज आस्क्ड फॉर n मोल्स, तो n मल्टीप्लाई करिए। फिर आपने इसमें और एक चीज ऐड की सर, नाउ फॉर f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब 1 डिग्री नहीं है जैसे आपने डेफिनेशन में बोला पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो फॉर f डिग्रीज सर अब जो है वो f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, अब f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो एनर्जी जो आ जाएगा गैस का दैट इज नाउ इक्वल टू So that is equal to that f you have to multiply, then n to tha hi, then into 1/2 RT. So this is the final formula to calculate the energy of an ideal gas, where f is the number of degrees of freedom, n is the number of moles, and 1/2 RT is the energy associated per degree of freedom per mole of gas। 1 मोल ऑफ गैस 1 डिग्री ऑफ एनर्जी में जो पर मोल ऑफ गैस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होता है दैट्स 1/2 RT। इसमें आप n मोल्स है तो आप n मल्टीप्लाई करिए, और इसमें f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो f मल्टीप्लाई करिए। तो ये आपका दैट फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ अ गैस बना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक चीज दैट इज, तो अब आपके पास जो आपको याद रखना है इसमें दैट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द गैस इज नाउ इक्वल टू दैट इज n into f, where n is the number of moles, f is the degrees of freedom, multiplied by 1/2 RT, that is the energy associated with 1 mole 1 degree of freedom, है ना। तो this is now the total energy। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बना, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर। इसी पे तो ऑब्जेक्टिव आपसे आगे पूछा जाएगा। तो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द गैस इज नाउ न्यूमेरिकली इक्वल n is the total number of moles, अगर 1 है तो 1 ड्रॉप कर सकते हैं। f is the degrees of freedom, कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसमें 5 है, 6 है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, या और कोई नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देन 1/2 RT। 1/2 RT इज द एनर्जी एसोसिएटेड पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर n और f इसमें मल्टीप्लाई करिए। उसके बाद बट वी हैव एन इंपॉर्टेंट थिंग हियर दैट
दैट एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी ऑफ अ गैस इज ऑल्सो गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज एन CV multiplied by T. This is another formula to calculate the energy of a gas, है ना? या thermodynamics में भी आगे पढ़ेंगे. So U is equal to NCV/T, where U is the energy again, N is the number of moles. CV is, what is CV? आपने पढ़ा होता है, that's called as molar heat capacity. Molar heat capacity at constant volume. At constant volume. बिल्कुल ये डिस्कशन आपने किया होगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी हम करने जा रहे हैं आगे, थर्मोडायनेमिक्स में और इसको ऐड होगा. तो U इज इक्वल टू NCV मल्टीप्लाइड बाई T. U इज द एनर्जी अगेन ऑफ दैट आइडियल गैस, N इज द नंबर ऑफ मोल, CV इज मोलर दैट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि V सबस्क्रिप्ट मींस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड T इज टेंपरेचर. अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर राइट हैंड साइड शुड बी. तो मैं लिख सकता हूं बच्चों NCV into T should be equal then N into F into 1/2 RT. तो इसमें कैंसिलेशन देखिए किस किस की होगी, TT यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद आपका N और N कैंसिल आउट होगा, तो यू आर लेफ्ट विथ CV इज इक्वल टू F/2R. Now this is very important. तो मतलब आप एक आइडियल गैस का मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और दैट्स न्यूमेरिकली इक्वल टू F/2R. ये जो फॉर्मूला है ये तो या तो डायरेक्टली पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, दैट फॉर आइडियल गैस मोलर हीट कैपेसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू F/2R, वेयर F इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टू यू नो R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. सो आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, देन दिस फॉर्मूला एंड देन दिस. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू F/2R, वेयर F इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. उसके बाद और एक चीज आपको जो पता होती है, दैट इज मेयर्स रिलेशन, दैट इज CP minus CV is equal to R. This is called as Mears relation. Mears relation आपने पढ़ा होता है, और इट्स आल्सो द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV. सर व्हाट इज CP एंड CV? आपको पता है CP इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R होता है गैस कांस्टेंट. एंड दो जो मोलर हीट कैपेसिटीज है, इनमें जो रिलेशनशिप है वो मेयर ने दिया है, एंड दैट रिलेशन इज CP माइनस CV इज R. इसे क्लियर हुआ दैट CP इज ग्रेटर देन CV, क्योंकि CP इज इक्वल CV प्लस R, मतलब CV को R ऐड करने पे ही आपको CP मिलता है. अब मुझे आप बोलिए, अब हम जो इसमें CP माइनस CV इक्वल R और पीछे मैंने जो CV निकाल दिया, तो मैं यहां डायरेक्टली लिख सकता हूं विच इंप्लाइज, अगर मुझे CP न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा CV प्लस R. CV तो मैंने कैलकुलेट किया है, CV हमने कैलकुलेट किया है अभी, दैट CV इज इक्वल टू F/2R. अगर आपने CV कैलकुलेट किया है दैट इज F/2R, वेयर F इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो दैट F/2R प्लस जब आप R करेंगे तो आपको CP मिल जाएगा. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. या तो ये सीधे ऐसे ही पूछा जाता है, या इस पे न्यूमेरिकल पार्ट में दिखाऊंगा एप्लीकेशन से अभी. उसके बाद और एक चीज इसमें होता है आल्सो, we have another formula that is gamma is equal to CP by CV. Very important relations. These relations जो है ये आपके एंट्रेंस में डायरेक्टली पूछी जाती है, and that is gamma is equal to CP by CV, where gamma is called as adiabatic constant. Adiabatic constant कहते हैं हम उसको, और न्यूमेरिकली ये होता है रेशो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो CP भी आपको दिया गया होगा और CV भी आपको दिया गया होगा. यू हैव टू कैलकुलेट गामा, वेयर गामा इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक कांस्टेंट. अब जब गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट है तो यहां से मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है डिराइव कर सकता हूं, जो हमें आगे न्यूमेरिकल्स में भी और डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है ये पूछे गए हैं. तो उसमें क्या है, देखिए आप मुझे बोलिए यहां पे दैट CP किसके बराबर है ना? CP we can have CP is equal to gamma times CV. देख लीजिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने CP जो आपका है दैट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके इट इज गामा टाइम्स CV. अब ये CP का वैल्यू मैं इस फॉर्मूला में ड्रॉप कर सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं विच इंप्लाइज, तो ये हो गया विच इंप्लाइज हियर CP के बदले मैं लिख सकता हूं गामा टाइम्स CV देन माइनस CV इज इक्वल टू R. तो मुझे बोलिए यहां पे CV कहां आएगा,
तो CV इज इक्वल R बाय गामा माइनस 1. बिलीव मी, इट इज एन ऑब्जेक्टिव जो आपके नीट में पूछा गया है, दैट CV इज न्यूमेरिकली गिवन बाय CV इज आल्सो इक्वल R बाय गामा माइनस 1, वेयर R इज दैट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड देन गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट. तो मतलब आप CV यहां से भी निकाल सकते हो और CV आपका F/2R के बराबर भी है. ये फॉर्म इसलिए मैंने यहां पे जो है ऐड कर दिया बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव ही पूछा गया. सो इट इज जस्ट एन ऑब्जेक्टिव जो आपके एंट्रेंस में पूछा गया है, दैट इज व्हाई मैंने इसको यहां रखा. अब आपके पास जैसे आपके पास अब CV है तो मुझे बोलिए आप, फिर आप लिख सकते हैं ना कि CP है बराबर, देखिए CP है बराबर गामा टाइम्स CV. CV आपने निकाला R बाय गामा माइनस 1, मतलब जब आप इसको गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा गामा टाइम्स R बाय गामा माइनस 1. तो ये भी आप याद रखिए दैट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज न्यूमेरिकली गामा R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1. तो होप ये एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें आपका टोटल एनर्जी ऑफ द गैस दैट्स न्यूमेरिकली इक्वल टू N into F into 1/2 RT. उसके बाद आपके डिफरेंट फॉर्मूलाज है, जैसे गामा है दैट्स रिलेशन बिटवीन CP एंड CV. ये रिलेशन जो ये डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन CP एंड CV ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. गामा इज CP by CV एंड मेयर रिलेशन CP minus CV इज इक्वल टू R. तो CP होता है CV plus R. इसमें CV का वैल्यू हमने पीछे डिराइव किया था, दैट्स F/2R. आपको जबान याद होना चाहिए F/2R. और फिर चूंकि गामा इज CP इज गामा टाइम्स CV, तो मैंने इसमें ड्रॉप कर दिया CP के बदले इस फॉर्मूला में गामा टाइम्स CV माइनस CV, तो वहां से CV आया. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. और फिर ये जब CV इसमें ड्रॉप किया तो हमारा CP भी आ गया. सो दिस इज अ सेट ऑफ फॉर्मूलाज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस. उसके बाद इसमें जो है और एक चीज याद रखिए आप, दैट इज कॉल्ड एज CV मिक्सचर. और एक फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे गए हैं, दैट्स कॉल्ड एज CV मिक्सचर. दैट्स मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए, दैट इज N1CV1 प्लस N2. इस पे मैं न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा, CV2 डिवाइडेड बाय N1 plus N2. For a mixture of a gas, CV mixture is calculated by this formula. Very important formula. Believe me, आपके entrance में यहाँ से बहुत सारे questions पूछे गए हैं. You can check that from your entrance books. तो CV mixture, अगर एक mixture of gas है जिसमें 2 mole of oxygen is mixed with 1 mole of helium, and calculate CV mixture, then calculate CP mixture, and then calculate gamma. उस पे हम numericals अभी थोड़ी देर बाद ही discuss करेंगे. तो for a gas where you have a mixture of gases, तो उसमें आप CV mixture कैसे calculate करेंगे? तो इट्स N1CV1 प्लस N2CV2. इंडिविजुअल CV1 क्या होगा उसका, देन CV2 एंड देन यू हैव दैट N1 प्लस N2. ये V जो है ये सबस्क्रिप्ट है, यहाँ पे आपको पता है इट इज CV, दैट्स मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एंड यहाँ पे भी ये सबस्क्रिप्ट है, दैट्स मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर गैस 1 एंड गैस 2. सो ये सारे फॉर्मूलाज आप जो है तैयार करिए, यही चीजें आपको याद रखनी है. बाकी जो है इसका जो न्यूमेरिकल शेप है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं. आप देखिए, so this is numerical number first. Numerical 10. चलिए हम यही करते हैं पहले. So these are the numericals now. That's the application portion of this जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसका एप्लीकेशन पोर्शन है. तो इस क्वेश्चन में क्या हमसे कहा जा रहा है, दैट इज 2 moles of helium is mixed with 1 mole of oxygen. 2 moles of helium are mixed with 1 mole of oxygen. Find gamma. This is here gamma. ठीक है, this is here gamma. ये यहाँ पे जो है आपका, so this thing here is now gamma. That find gamma of mixture. ये y नहीं है, ये gamma of the mixture. अब जब मिक्सचर के लिए है तो सॉल्यूशन में जब आप जाएंगे तो पहले इट्स 2 moles of helium is mixed with 1 mole of oxygen. गामा निकालने के लिए चूंकि मिक्सचर है तो हम क्या करेंगे, हम पहले डायरेक्टली हम CV मिक्सचर निकालेंगे. तो CV मिक्सचर के लिए, तो CV मिक्सचर क्योंकि आपने दो गैसेस को मिक्स किया है, दे आर मिक्स्ड, तो यहां पे 2 moles of helium. अब 2 moles of helium है तो इट इज 2, क्योंकि आपको पता है मैंने लिखा N1CV1 है ना, यहां पे फॉर्मूला पहले लिखूं, इट्स N1CV1. बार बार बोलना पड़ेगा इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूं. दैट्स N2, देन इट इज CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2.
यह आपका फॉर्मूला है फॉर मिक्सचर सीवी मिक्सचर इज दिस। हमें तो सर गामा निकालना है, मगर गामा निकालने से पहले आपको सीवी मिक्सचर नेसेसरली निकालना पड़ेगा। जैसे सीवी मिक्सचर आएगा फिर उसको आर ऐड करेंगे हम, तो वहां पे आपका सीपी मिक्सचर आएगा, फिर गामा होता है रेशो ऑफ द टू एंड इट विल बी ओवर देन। तो अब सीवी मिक्सचर जो आपका है, सीवी मिक्सचर जो है N1, सो इट इज 2 मोल्स ऑफ हीलियम, तो 2। अब हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस है ना, हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस। अब उसका सीवी जो होगा दैट इज F/2R है ना, सीवी जो होता है ना, अभी आपको हमने पीछे पढ़ाया सीवी होता है बच्चे F/2R, अभी पीछे मैंने पढ़ाया फॉर अ गैस सीवी इज F/2R। अब मुझे बोलो आप CV1 फॉर हीलियम, हीलियम का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस एंड F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3, सो इट इज 3/2R प्लस देखिए N2। अब इट्स 2 मोल्स ऑफ हीलियम, तो ठीक है, इज मिक्सड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो N इज 1। ऑक्सीजन जो है इट्स अ डायटोमिक गैस, और डायटोमिक गैस में 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, सो इट इज F इज 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई R डिवाइडेड बाय, तो अब ये इसके 1 मोल इसका 2 मोल, तो इट्स 1 + 2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, इक्वल हियर देखिए ये हो गया 3 × 6R डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये हो गया 5R/2 डिवाइडेड बाय देन इट्स 3। अगर हम यहां पे इसको लिखे सीवी मिक्सचर इक्वल, तो ये हो गया 2 LCM 6 + 5 इज 11, इट्स 11R बाय ये हो जाएगा 3 × 6, इट्स 11R/6 है ना, दिस इज सीवी मिक्सचर 11R/6। यहां हमने कैलकुलेट किया इसको, ये 1/3, तो ये आएगा 2 जो एलसीएम था 3 × 6 11R/6, तो ये आ गया आपका सीवी मिक्सचर। अब सर सीपी मिक्सचर किसके बराबर है, तो हमें उसके लिए अलग फॉर्मूला नहीं लिखनी है, देन सीपी मिक्सचर जो है वो होगा ना बराबर सीवी मिक्सचर प्लस आर, तो मैं लिखूं सीपी मिक्सचर होगा बराबर सर इट विल बी 11R/6 + R, तो जब R इसको ऐड होगा तो सीपी मिक्सचर आ जाएगा 11 + 6 इज 17R/6, तो ये आ गया आपका सीपी। अब आपके पास सीवी मिक्सचर भी है और सीपी मिक्सचर भी है। अब गामा किसके बराबर होता है, क्योंकि हमें गामा कैलकुलेट करना है, सो गामा इज न्यूमेरिकली इक्वल CP/CV, तो CP आपका जो है दैट इज 17R/6 और CV है 11R/6, तो जब आप डिवाइड करेंगे इट विल बी 17 डिवाइडेड बाय 11, सो दिस इज द गामा मिक्सचर दैट इज 17/11, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट is 17/11. So ये है that how to calculate this thing that 2 moles of helium is mixed with 1 mole of oxygen, find gamma of mixture। तो जब वो gamma of mixture आपसे पूछता है तो पहला जो आपका ये होना चाहिए स्टेप that calculate CV mixture। CV mixture के लिए फॉर्मूला है N1CV1 + N2CV2 डिवाइड बाय N1 + N2। जैसे आया और उसमें जो CV है वो आप जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय F/2R, where F इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो हमने पीछे डिस्कस किया। तो जैसे आप उसमें पुट करेंगे तो आपका CV मिक्सचर आएगा, तो फिर CP मिक्सचर बहुत आसान है, वो आप CV को R ऐड करिए तो CP मिक्सचर आ गया, एंड देन गामा इज द रेशो ऑफ द टू, तो रेशो ऑफ द टू जो है वो 17/11 आया, जो इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 3 moles of hydrogen is mixed with 1 mole of neon, the molar specific heat at constant pressure, मतलब आपको CP निकालना है, you have to calculate molar, ये है ना molar specific heat at constant pressure, so this is the numerical। तो इसमें आपको गामा नहीं निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आपको सीपी इस क्वेश्चन में निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट सीपी। सो 3 moles ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विद 1 mole ऑफ नियन, तो यू हैव टू कैलकुलेट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इन दिस न्यूमेरिकल यू हैव टू कैलकुलेट सीपी। अब सीपी के जो है डिफरेंट वैल्यूज इसने दिए हैं, सो वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इट, और हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आ जाता है इसमें। तो सर सीपी के लिए सीपी तो डायरेक्टली नहीं आएगा ना, तो सीपी कैलकुलेट करने के लिए पहले सीवी मिक्सचर निकालना पड़ेगा, उसको आर ऐड करेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा ना। सीपी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, यू फर्स्ट कैलकुलेट सीवी मिक्सचर, जो मैंने फॉर्मूला दिया है उसको आर ऐड करेंगे तो सीपी मिक्सचर आ जाएगा। तो मुझे बोलिए आप जो फॉर्मूला मैं फिर से लिखता हूं सो दैट आपको इसे जो है चीजें याद हो जाए, दैट इज अ CV मिक्सचर इज इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1
प्लस N2। चलिए अब मुझे आप बोलिए, N1 जो है आपका इट इज 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इट इज 3। फिर हाइड्रोजन जो होता है दैट्स अ डायटोमिक गैस, हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक गैस, तो उसका CV आएगा 5/2R, तो यहां आ जाएगा 5/2R, क्योंकि 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है हाइड्रोजन के लिए, तो 5/2R, देन प्लस is mixed with 1 mole, तो N is 1 multiplied by neon, it's a monatomic gas, इसका CV आएगा 3/2R, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके साथ एसोसिएटेड है 3, सो इट विल बी 3/2R, तो डिवाइडेड बाय देन N1 प्लस N2, तो आएगा 3 + 1 दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू 4। तो अगर हम यहां पे CV मिक्सचर लिखे तो CV मिक्सचर किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? सो इट विल बी, इट इज 5 3 15R/2 प्लस इट विल बी 3/2R, तो डिवाइडेड बाय इट इज 4। तो यहां हम इसको जो है 2 विल कम आउट एज एलसीएम, तो ये 15 + 3 जो है आपका दैट इज 18R डिवाइडेड बाय दिस इज 2, है ना, 18R/2 होल डिवाइडेड बाय 4, तो होल डिवाइडेड बाय 4, तो इसको अगर आप ये कर दें क्रॉस, तो ये हो जाएगा ऊपर, तो इट विल बी 18R डिवाइडेड बाय 8, so 18R divided by 8, it's 2 9s are 18 and 2 4s are 8, so it will be 9/4R। मगर जो आपने निकाला that is only CV। तो अब CP किसके बराबर है? तो CP होता है बराबर सर CV प्लस दैट R, CV प्लस R, तो CP आपको चाहिए था, CV आपने निकाला है दैट इज 9 + 4R प्लस R, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहां पे, तो CP इज इक्वल 4 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 13/4R, तो CP विल बी इक्वल 13/4R, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। देखिए 13/4R, वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। इस क्वेश्चन में 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्सड विद 1 मोल ऑफ नियन, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको CP निकालना था, मगर स्टेप्स में आपको पहले CV मिक्सचर निकालना पड़ेगा। जैसे आपने CV मिक्सचर निकाला उसके बाद आप उसको CV मिक्सचर को R ऐड करिए तो आपको CP मिल जाएगा, और आपका CP है इस न्यूमेरिकल में 13/4R। Then so we have another question here, that is this one. 2 moles of oxygen is mixed with 8 moles of helium. 2 moles of oxygen is mixed with 8 moles of helium. The effective specific heat of the mixture at constant volume is, मतलब आपको इसमें CV मिक्सचर निकालना है ना, the effective specific heat of the mixture at constant volume, तो इसमें आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें आपको CV ही वो पूछ रहा है निकालना, तो you have to calculate CV mixture। That's why मैंने जब फॉर्मूला लिखा था तो मैंने बोला था this formula is very important, that CV mixture of a mixture of gases, then you can add that CV mixture with R to calculate CP, और फिर गामा निकालने के लिए डिवाइड द 2। तो गामा पे भी मैंने न्यूमेरिकल दिखा दिया, CP पे भी न्यूमेरिकल दिखा दिया, अब CV इंडिविजुअली हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट करने को, तो हम कैलकुलेट करके देंगे इसको। द 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज मिक्सड विद 8 मोल्स ऑफ हीलियम, द इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैं लिखूंगा CV मिक्सचर, फिर से देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फॉर्मूला याद हो जाती है, N1 CV1, ऐसा नहीं है कि खुद ही फॉर्मूलाज याद हो जाती है बच्चों, जब आप इन पे प्रैक्टिस करते हो तो फिर चीजें याद हो जाती है, N1 + N2, so practice makes you perfect here। तो N1 is number of moles, 2 moles of oxygen, देखिए 2 मोल फिर ऑक्सीजन गैस है, अब अगर ऑक्सीजन गैस है तो डायटोमिक है, डायटोमिक में 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो यहां आ जाएगा 5/2R, तो प्लस उसके बाद is mixed with 8 moles of helium, 8 है नंबर ऑफ मोल्स, हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हुई, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3/2R डिवाइडेड बाय, तो इट इज डायरेक्टली N1 + N2, इसके 2 मोल और उसके 8 मोल्स, तो हो गया डायरेक्टली डिवाइड बाय 10, 8 + 2। तो उसके बाद CV मिक्सचर ही निकालना है हमें इस न्यूमेरिकल में, तो इज इक्वल, तो ये हो गया 10R/2 प्लस देन इट इज 8 3 24 बाय 2R डिवाइडेड बाय 10। तो यहां इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 2 विल कम आउट एज एन एलसीएम हियर, तो ये हो गया 34R डिवाइडेड बाय 2 एलसीएम, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, है ना, तो हो जाएगा 20। तो फिर आप इसको जो है 20, अब 2 17 34, 2 10
20, तो 17 को जब 10 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 1.7 आर शुड बी द आंसर। तो CV जो है इसका इस गैस का दैट विल बी 1.7 आर, तो 1.3144 एंड 1.7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट CV मिक्सचर, दिस इज हाउ टू कैलकुलेट देन CP मिक्सचर बाय सिंपली एडिंग CV मिक्सचर विद R एंड देन गामा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया था। देन उसके बाद इसमें और एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो मैंने उसका न्यूमेरिकल ही इसमें डाल दिया है, वो न्यूमेरिकल ही पूछा गया और रिपीट हुआ है। एंड बिलीव मी ये क्वेश्चन जो है मैंने भी अपने एंट्रेंस में जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो ये पूछा गया था 2007 AIEEE दैट इज JEE जिसको आप कहते हो, ये उस वक्त भी पूछा गया था और मैंने आपकी नीट चैंपियन पे देखा ये बहुत बार रिपीट हुआ। इसका न्यूमेरिकल शेप भी मैं दिखाऊंगा, इसका ये थ्योरेटिकल मतलब इसका जो फॉर्मूला शेप है वो ये है, इसका न्यूमेरिकल शेप भी पूछा गया था और वही न्यूमेरिकल शेप 2007 में भी पूछा गया है, आपकी नीट चैंपियन में रिसेंटली किसी एंट्रेंस में पूछा गया है, तो इसलिए नीट में ही पूछा गया है, तो इसलिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये है दैट इफ CP एंड CV डिनोट द स्पेसिफिक हीट्स एट स्पेसिफिक हीट्स पर यूनिट मास of an ideal gas of molecular weight m, then you have to calculate the relation between CP and CV। अब बच्चे सोच रहे होंगे तो ये तो सिंपल है सर, हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधे है CP और CV रिलेशन और हमें पता है दैट CP माइनस CV इज इक्वल R। अभी आपने मेयर्स रिलेशन, तो बच्चा जो है वो इसको देख के ही टिक करता है, ये पढ़ता ही नहीं क्वेश्चन क्या है और इसको टिक करता है और फिर बोलता है जो की जो आ गई है इस पेपर की वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए और देखिए वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है इफ CP एंड CV डिनोट द स्पेसिफिक हीट्स पर यूनिट मास, तो वो मोलर हीट कैपेसिटी नहीं पूछ रहा है, वो स्पेसिफिक हीट्स पर यूनिट मास। मतलब आपका यहां पे जो CP और CV है ये मोलर हीट कैपेसिटी नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है इफ CP एंड CV डिनोट द स्पेसिफिक हीट्स, तो मोलर हीट कैपेसिटी नहीं। तो जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो इत्मीनान से पढ़िए कि वो मोलर हीट कैपेसिटी बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट बोल रहा है। अगर वो मोलर हीट कैपेसिटी बोल रहा है तो आप बिल्कुल करेक्ट है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। अगर वो स्पेसिफिक हीट का नाम ले रहा है ना तो फिर गड़बड़ है, फिर आपको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। तो इसलिए CP एंड CV डिनोट द स्पेसिफिक हीट, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया पर यूनिट मास ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट m, देन वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप। तो सर ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, जिस ऑप्शन को आप देख के खुश हो रहे थे और इसको आप टिक करके आ जाते, ये बिल्कुल आंसर नहीं है। सर ये आंसर क्यों नहीं है, हमने तो अभी पढ़ा ही है, तो मैंने बोल दिया ये आंसर तब होता अगर वो क्वेश्चन में लिखता मोलर हीट कैपेसिटी, उसने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा है, स्पेसिफिक हीट्स लिखा है, तो मोलर हीट कैपेसिटी जब लिखेगा तब जाके आप यूज करेंगे CP माइनस CV इक्वल टू R। तो सर इसमें कैसे करना है याद रखिए आप, सॉल्यूशन में मैं सीधे जो है आपको एक कंसेप्ट इसमें डेवलप करके दूंगा, सो दैट फिर जैसे इस पैटर्न के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने इसका न्यूमेरिकल वर्जन भी आगे रखा है। अब इसमें क्या है देखिए, एक चीज है दैट इज कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी, जो अभी मैंने पीछे पढ़ाया, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी होता है बराबर मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट। सो दिस इज द फॉर्मूला। मतलब अगर आपको मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है वो होता है मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट। रिमेंबर दिस थिंग दैट मोलर हीट कैपेसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट। अब देखिए जो आपके पास ये फॉर्मूला है ना, दैट CP माइनस CV, ये आपके पास इक्वल टू R, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी। तो मैं यहां पे लिखूं, यहां पे जो CP है इट इज मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर हियर। और CV जो आपका है दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो लिखने की जरूरत नहीं, इट इज मोलर हीट कैपेसिटी। तो मतलब ये वाला है, तब जाके CP माइनस CV इक्वल टू R, जिसको आप मेयर्स रिलेशन कहते हैं। मगर आपके क्वेश्चन में जो CP एंड CV वो स्पेसिफिक हीट्स है, तो अगर वो स्पेसिफिक हीट्स है तो ये मोलर कैसे ऑब्टेन हुआ होगा, स्पेसिफिक हीट को मोलर मास मल्टीप्लाई करने से। मतलब इसको
अगर आप Cp को लिखोगे तो मतलब मोलर मास आप मल्टीप्लाई करोगे C स्मॉल Cp, है ना, ये जो स्मॉल, इसका भी इसने सिंबल Cp ही इसमें डाल दिया है, मगर आगे मेंशन किया ये स्पेसिफिक हीट है। तो मोलर मास को जब स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये थोड़ा मैंने छोटा कर दिया Cp, इट इज ओनली अ नोटेशन हियर दैट Cp इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। जब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको मोलर हीट कैपेसिटी देता है। माइनस इन द सेम फैशन इट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये भी ऑब्टेन कैसे होगा, मोलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे आप दैट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो स्मॉल Cv से मैंने डिनोट किया। तो दैट मोलर हीट कैपेसिटी इज मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो इसने Cv लिखा है यहां पे, दैट Cv मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास इज मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू R। तो ये जो आपका फॉर्मूला है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये मोलर हीट कैपेसिटीज। अगर इनको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज में लिखना है तो इसमें क्या करना है, आपको जो है मोलर मास मल्टीप्लाई करना है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का भी सिंबल Cp है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, स्पेसिफिक हीट भी हम स्मॉल Cp से ही डिनोट करते हैं। देन माइनस मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्मॉल Cv से डिनोट करते हैं, अदरवाइज कैपिटल Cv इज मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू R। तो m कॉमन आ जाएगा, तो स्मॉल Cp माइनस Cv जो हमसे वो पूछ रहा था, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज देन न्यूमेरिकली इक्वल टू R by m। So this is the answer of this question, that Cp minus Cv equal to R by m। सर ये Cp minus Cv equal to R by m क्या है, ये स्पेसिफिक हीट्स का डिफरेंस है, जबकि Cp minus Cv equal to R जो है मोलर हीट कैपेसिटीज है। तो चूंकि ये स्पेसिफिक हीट्स के बारे में पूछ रहा था तो इसका आंसर आना चाहिए Cp minus Cv is equal to R by m। So जब आप क्वेश्चन इस पैटर्न का देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप दो बार पढ़िए, उसमें देखिए वो मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट्स की बात कर रहा है। तो याद रखिए द रिलेशनशिप इज दैट मोलर हीट कैपेसिटी हमेशा होता है बराबर मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट। सिंबल्स दोनों के लिए सेम यूज होते हैं, Cp एंड Cp, Cv एंड Cv। तो अब एक छोटा हम करते हैं और एक जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब ये जो पहले मैंने मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा Cp माइनस Cv इक्वल टू R, फिर मोलर हीट कैपेसिटी को मैंने स्पेसिफिक हीट्स में कन्वर्ट किया। कैसे, स्पेसिफिक हीट Cp को m से मल्टीप्लाई किया, स्पेसिफिक हीट Cv को m से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू R, तो फिर Cp माइनस Cv इक्वल टू R, दैट इज जो हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए इस पे जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया था, एंड बिलीव मी यही न्यूमेरिकल जो है AIEEE 2007 दैट इज JEE 2007 में भी पूछा गया था, और उसमें मैंने भी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तब। अब ये क्वेश्चन जो है वो कहता है इफ Cp एंड Cv डिनोट द स्पेसिफिक हीट्स। देखिए स्पेसिफिक हीट्स, तो क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, पूछ क्या रहा है वो, स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी पूछ रहा है। जैसे स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है तो आपको दिमाग में जाना चाहिए दैट इट शुड बी Cp माइनस Cv इक्वल टू R by m। तो ये बोल रहा है Cp एंड Cv डिनोट द स्पेसिफिक हीट्स, तो ये मोलर हीट कैपेसिटीज नहीं है, ये स्पेसिफिक हीट्स है ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट मास एंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली। देन तो इसमें से कौन सा ट्रू है, देखिए आप लिखेंगे चूंकि स्पेसिफिक हीट्स है तो सर ये होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R by m। हमने अभी जो है ये जो है डिस्कशन किया दैट Cp माइनस Cv इक्वल टू R by m, वेयर Cp इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज नॉट मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू R by m। अब आपका गैस जो इन्वॉल्वड है इस क्वेश्चन में दैट इज नाइट्रोजन हियर, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास होता है 28, एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2 टाइम्स उसका होता है मास एक एटम का, तो हो गया 14। चूंकि नाइट्रोजन 2 एटम्स है तो मॉलिक्यूलर मास इज 28, तो मैं लिखूंगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R by 28। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये आ गया आपका जो आंसर इसका आएगा दैट इज Cp माइनस Cv इक्वल टू R by 28। कोई कुछ बच्चे इसको भी ऑप्शन है ना, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R शुड बी द आंसर। गैस नाइट्रोजन है तो क्या हुआ सर, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये तब होता है जब मोलर हीट कैपेसिटी की वो बात करता है, क्योंकि वो मोलर हीट कैपेसिटी की तो बात ही नहीं करता, वो स्पेसिफिक हीट्स की बात कर रहा है, तो आपको ये ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद अब मैं एक क्वेश्चन यहां पे डिजाइन खुद करता हूं। एक क्वेश्चन जो है हम यहां डिजाइन करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। पता नहीं इस स्लाइड में क्यों नहीं आया वो, तो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट हियर। तो यहां आया नहीं है इसमें इन स्लाइड्स में, मैं यहां खुद लिख देता हूं क्वेश्चन दैट इज इफ, मैं क्वेश्चन बना देता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट। इफ 2 moles ऑफ helium are mixed with 1
with 1 mole of oxygen, 1 mole of oxygen, then calculate the total energy of the mixture. तो एनर्जी पे, total energy of the mixture. So this is the numerical. You have to calculate the total energy of the mixture. तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट और पहला ही क्वेश्चन होना चाहता, बट इन स्लाइड्स इट्स एब्सेंट हियर, सो मैंने यहां बना दिया। अब आप देख लीजिए, क्योंकि यही पैटर्न तो पूछा जाता है। टोटल एनर्जी पे वो बोलता है कि 2 मोल्स ऑफ वन गैस आर मिक्सड विद 3 मोल्स ऑफ अनदर गैस, या नंबर ऑफ मोल्स डिफर कर देता है, और फिर बोलता है टोटल एनर्जी ऑफ द गैसियस सिस्टम कितना होगा। तो अब यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ जो है हीलियम, इट्स अ मोनोएटॉमिक गैस, आर मिक्सड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है आपका दैट इज डायटोमिक गैस। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस मिक्सचर का टोटल एनर्जी, ये जो है आपका नीट 2019 जो है पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका सोल्यूशन जो है मैं आपको दिखाता हूं। तो इसका सॉल्यूशन जो है सर, टोटल एनर्जी जो होगा, जो टोटल एनर्जी होगा उसमें एनर्जी का तो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ाया, दैट इज सर N इंटू F इंटू 1/2 RT। सो दिस द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। अब इसमें चूंकि 2 गैसेज है तो 2 की एनर्जीज होगी और वो ऐड हो जाएंगी। सो टोटल एनर्जी विल बी, अब देखिए 2 मोल्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस, 2N इज इक्वल टू F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक गैस की 3 होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय RT। देन ये हो गया ए गैस का कंप्लीट प्लस। अब दूसरा जो है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो 1 है, तो अगेन N इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 5 है, क्योंकि डायटोमिक गैस है। 5/2 RT है ना, ये आ जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो फॉर्मूला जो एनर्जी का था उसको स्प्लिट किया। तो उसमें पहले हमने हीलियम 2 मोल का एनर्जी लिखा और प्लस कर दिया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का एनर्जी। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल, देन इट इज 6 RT डिवाइडेड बाय 2, then plus it will be here 5 RT divided by 2. So 2 will come out as an LCM here. तो 6 5 11 11/2 RT. Believe me, यही क्वेश्चन शायद पूछा गया था नीट में। The total energy of this mixture of the gases will be, the answer is 11/2 RT. इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है। अब 2 गैसेस उसने मिक्स कर दिए, इंडिविजुअली आप नंबर ऑफ मोल्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डाल के एक गैस का एनर्जी प्लस कर दीजिए दूसरे गैस का एनर्जी, और फाइनल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको टोटल एनर्जी ऑफ दैट गैस जो है कैलकुलेट होगा, एंड दैट्स न्यूमेरिकली हियर 11/2 RT इन टर्म्स ऑफ जूल। देन उसके बाद इसमें और एक चीज है, दैट इज मैं एक जो है एक चार्ट यहां ड्रा कर दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए, जो आपसे पूछा जाता है। उसमें गामा ऑफ मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक, इनमें रिलेशन जो है वो सारा क्लियर हो जाएगा। वो ये है कि अगर आप ये ऐसे बनाओगे लाइक दिस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो दिस इज अ गैस हियर, देन दिस इज CV, देन दिस इज CP फॉर डिफरेंट गैसेस। तो जब CV आया CP, एंड देन दिस इज गामा, सो दिस इज गामा। तो गैसेस में कौन सा गैस है पहला? मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस। इसमें आपका एग्जांपल जो है आपको पता है, दैट इज हीलियम, नियन, ETC। उसके बाद नंबर 2 गैस जो है आपका, दैट इज डायटोमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक भी इसमें हम डाल सकते हैं। डायटोमिक गैस, इसमें आपका ऑक्सीजन आता है, इसमें आपका नाइट्रोजन आता है, या इसमें लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। नो डाउट इट इज अ पॉलीएटॉमिक गैस CO2, बट इट्स लीनियर इन शेप। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का शेप देखोगे तो C बीच में और फिर 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल, तो इसमें इसी कैटेगरी में लाई करता है। नंबर 3 इज नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस। नॉन लीनियर, तो लीनियर यहां पे हमने ड्रॉप कर दिया, सेम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस, जिसमें आपका एग्जाम्पल मैंने दिया था NH3। तो सर इन गैसेस का CP, CV एंड देन गामा। तो एक्चुअल अगर हम लिखे इसमें, पहले हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें ड्रॉप कर देते हैं, तो ये हो गया दिस इज ओवर हियर एंड दिस इज ओवर हियर। तो इसमें हम और एक ऐड करेंगे,
पहले हम लिखेंगे F, दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फिर लिखेंगे CV, फिर लिखेंगे CP, और लास्ट में लिखेंगे दैट इज द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, गामा, जिसको आप कहते हो CP बाय CV। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे बोलिए आप गैस आपका मोनोएटॉमिक गैस है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सर अभी आपने पढ़ाया 3, ऑल द 3 आर ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इन द सेम फैशन डायटोमिक गैस या लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसमें 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाता है। उसके बाद नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस, उसमें आपने बोला 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसमें 3 रोटेशनल एंड 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाता है। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया क्लियर, F आ गया। उसके बाद CV आपको पता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, दैट इज F/2R, है ना, F/2R, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाई 2 इंटू R, मैंने पीछे पढ़ा दिया। अब F/2R मींस F हो गया 3/2R, तो इसका आ जाएगा CV 3/2R, है ना, कितना आसान है। देखिए इसका CV जो है डायटोमिक, तो F है 5, तो मैं लिखूंगा 5/2R। इसका जो CV आएगा दैट इज 6/2R, दैट इज 3R, है ना, क्योंकि 6/2 होता है 3R, 6/2 इज 3। उसके बाद CP होता है, CP सर आपने अभी पढ़ाया, दैट इज CV प्लस R, है ना, CP मैंने अभी आपको पढ़ाया पीछे, दैट इज CV को जब हम R ऐड करते हैं तो हमें मिलता है CP। तो CV प्लस R CP, तो R जब इसको ऐड करेंगे तो ये R प्लस R इट्स 5/2R बन जाएगा। जब आप R ऐड करोगे प्लस R, ये बनेगा 7/2R, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इधर जाएगा +7, तो इसी तरह 3R प्लस R हो गया बच्चों 4R, तो ये आ गया इसका CP। तो हमने हर एक गैस का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक एंड नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फिर CV F/2R से, फिर CP कैसे निकाला सर, CV प्लस R करने पे मिल जाता है, और फिर गामा CP/CV, मतलब CP/CV हर एक गैस का आप करिए तो आपको मिल जाएगा गामा। अब CP/CV जब आप 5/2R डिवाइड बाई 3R/2, तो ये आ जाएगा 5/3, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह 7R/2, 5R/2, तो ये आएगा 7/5, और इसी तरह 4R/3, इट इज 4/3। सो दिस इज द रेशो CP/CV, दैट इज गामा इक्वल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जिसमें मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस आता है। फिर उनका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बुक्स आपकी जो है, या इवन आपका नीट चैंपियन जो है वो लिखता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, उससे गलती हो जाती है जब वो जो है 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज पॉलीएटॉमिक गैसेस को, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस को ऐड कर देता है, जबकि मैंने बोला वो x डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्चुअली होता है, उसका वैल्यू हमें पता नहीं। तो इसलिए आप जो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें मैंने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्लियर कर दिया हर एक गैस का, और उसके बाद CV F/2R से कैलकुलेट किया जाता है, R ऐड करने पे CP मिल जाता है, और फिर गामा होता है बराबर आपका CP/CV। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड इसमें कर दूं, जो आपके एंट्रेंस बुक्स में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस में पूछा गया है, but you have to remember that gamma is also calculated by the formula that is 1 plus 2 by F. This is another formula to calculate gamma, 1 plus 2 by F. It's a shortcut here, है ना। अगर आपको CP/CV याद नहीं है एक गैस का सर, तब हम गामा निकाल सकते हैं क्या, एडियाबैटिक कांस्टेंट, तो न्यूमेरिकली होता है 1 plus 2 by F. गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट, 1 you know, 2 you know, F is degrees of freedom. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूं, अगर आपके पास मोनोएटॉमिक गैस है, अगर आपके पास मोनोएटॉमिक गैस है, तो मुझे बोलिए मोनोएटॉमिक गैस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F कितना होता है, 3, तो इसमें ड्रॉप कर दीजिए, तो गामा आ जाएगा आपका बराबर 1 plus 2/3। सो 3 1 + 2 is 5, इट इज 5/3। जरा मुझे बोलिए आप, गामा आया मोनोएटॉमिक गैस का 5/3, सो हियर इट इज 5/3। एंड इससे आप डायटोमिक का भी निकाल सकते हैं, इससे आप नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक का भी निकाल सकते हैं, बट बिलीव मी जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये सीधे फॉर्मूला ही एंट्रेंस में पूछी गई है, दैट विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर गामा among the following options. The option there is which is the correct option there, that gamma is equal to 1 plus 2 by F. तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद करके जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गामा और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में रिलेशनशिप। तो ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें डिफरेंट गैसेस का आपने गामा निकाला, और ये जो गामा है हम जब आगे थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तब फिर इस गामा का बहुत वहां वैल्यू होता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तैयार करिए। बिलीव मी KTG में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे ही बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए उन पे, और ये जो सेक्शन था इसमें ये सारा आप अच्छी तरह से तैयार करिए। उसके बाद इसमें होता है और एक कंसेप्ट, दैट इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ is the another concept here. Now sir, what is mean free path? Mean free path क्या होता है? It is the average distance between two successive collisions for a gaseous molecule. It is average distance between two successive collisions. Successive collisions for a gas molecule.
दो सक्सेसिव क्लूजन्स के बीच में जो वो एवरेज डिस्टेंस कवर करता है, मतलब एक क्लूजन के बाद जब दूसरे एटम के साथ वो कोलाइड करता है, एक गैस मॉलिक्यूल जब एक एटम के साथ कोलाइड करता है फिर दूसरे एटम के साथ वो जब कोलाइड करता है, इन दो सक्सेसिव क्लूजन्स के बीच में वो एवरेज डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट करता है, उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं और उसको हम फिजिक्स में लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस इज, लैम्डा का फॉर्मूला जबान याद होना चाहिए 1/√2 इट इज n पाई d स्क्वायर। बच्चों अगर कुछ पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला ही पूछा जाता है और इसमें जो वेरिएबल्स में डिपेंडेंसी वो पूछा जाता है। तो मीन फ्री पाथ का ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दैट मीन फ्री पाथ इज न्यूमेरिकली 1/√2 दैट्स n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें जो स्मॉल n है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम याद रखिए आप, पाई यू नो एंड डी इज डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, सो इट इज डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो बाकी आपको पता है 1 यू नो √2 एंड पाई यू नो, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड d इज डायमीटर। तो मीन फ्री पाथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड डायमीटर के साथ जो इसका रिलेशन होता है। डायरेक्टली आस्क क्वेश्चंस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैट मीन फ्री पाथ विद द डायमीटर, तो फॉर्मूला आपके पास है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसको जब आप प्रेशर में भी, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल प्रेशर में भी पूछा गया एंट्रेंस में, अगर आप इसको ऐसे भी पुट करेंगे और एक स्टेप हम इसमें लिख दें लैम्डा, बट बिलीव मी इतना याद रखिए, इतना भी काफी है। स्टिल कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं इसको ऐड कर रहा हूं, मैं लिखूंगा √2। देखो n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्मॉल n के बदले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो v ऊपर आ जाएगा, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन इट इज पाई एंड d स्क्वायर। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसमें स्मॉल n जो है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट्स कैपिटल N डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर आ गया। अब अगर आप इसको p से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और p से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, p से ऊपर भी मल्टीप्लाई और p से नीचे भी, तो pv होता है RT, पीवी होता है RT, तो लैम्डा बन जाएगा बराबर RT डिवाइडेड बाय √2, देन इट इज n पाई, then it is d square then p. So this is another shape of the same equation, another shape. सर ये क्यों आपने देखा है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी विद टेम्परेचर, दैट मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है उसका और प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है। प्रेशर के साथ देखिए रिलेशन इज इनवर्स 1 और टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट 1। ये फॉर्मूला याद रखिए मीन फ्री पाथ का 1/√2 n पाई d स्क्वायर, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड d स्क्वायर इज डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल। और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया, pv, p से मल्टीप्लाई p से डिवाइड कर दिया, pv होता है आपका प्रेशर, pv प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो वो होता है न्यूमेरिकली RT एंड देन इट्स बाकी ये सारा आ गया। इसमें ये क्लियर हुआ दैट मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दीज फॉर्मुलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीन फ्री पाथ। अगर आपको मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पता नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन इसमें मैंने रखा है, अगर वो स्लाइड में होगा कहीं तो है यहां शायद, दैट इज दिस। सो द क्वेश्चन इज देखिए, इफ द मीन फ्री पाथ ऑफ एटम्स इज डबल्ड, अगर मीन फ्री पाथ एटम्स का डबल किया जाए then the pressure of the gas will become, देखिए अगर आपको वो फॉर्मूला जो है, मैं इसका सोल्यूशन दिखाऊं, अगर आप इस फॉर्मूला से गए ना, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 it is 1/√2 then it is n पाई d स्क्वायर। तो इसमें प्रेशर का तो डिपेंडेंसी नहीं था, इसलिए मैंने जो इसका दूसरा शेप आपको पढ़ा दिया दैट इज दैट इज RT बाई √2 n पाई d स्क्वायर इंटू p। तो यहां क्लियर है दैट मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो यहां क्लियर है that it is inversely proportional to the pressure. Mean free path is inversely proportional to the pressure, है ना, it's clear from this expression, it's inversly proportional to pressure. अब क्वेश्चन में बोल रहा है if the mean free path of atoms is doubled, अगर हमने mean free path atoms का डबल कर दिया then the pressure of the gas will become, जो गैस का प्रेशर है वो किसके बराबर होगा। तो आपने किसको डबल किया, मीन फ्री पाथ को, मतलब आपने इसको 2 टाइम्स कर दिया, यू हैव इंक्रीज्ड इट 2 टाइम्स, आपने लैम्डा को 2 टाइम्स कर दिया। तो वो आपसे पूछ रहा है कि प्रेशर को क्या होगा, सिंपल है, अगर ये 2 टाइम्स होगा इनवर्स रिलेशन, प्रेशर हाफ हो जाएगा, तो आंसर शुड बी p/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, p/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपने मीन फ्री पाथ डबल कर दिया, तो वो आपसे पूछ रहा है कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रेशर जो है आपका आधा हो जाएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीन फ्री पाथ पे आप इतना याद रखिए, इफ यू आर गुड इन द फॉर्मूला देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज नॉट, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। और एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा KTG में, जो मैंने आपको परसों RMS स्पीड पढ़ाया था, जो मैंने आपको, दिस द फाइनल थिंग हियर,
जो मैंने आपको परसों आरएमएस स्पीड पढ़ाया था गैस का, आरएमएस स्पीड, this RMS speed only depends on temperature. It only depends on temperature. Remember that. It only depends on temperature. Depends on temperature. Only depends on temperature. क्योंकि आपको पता है that RMS speed, VRMS जो होता है, that is root of 3RT divided by molecular mass, molar mass. So it only depends on temperature. Sir, what is the dependency with pressure? Remember that it is independent of pressure. This is important. ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूं जो मैंने पीछे पढ़ाया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, क्योंकि आजकल वो कंसेप्चुअल पोर्शन ज्यादा पूछता है, तो आपसे जो है आपको इस पे फंसा सकता है दैट आरएमएस स्पीड डिपेंड्स ऑन, नो इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन वन थिंग, दैट इज टेम्परेचर एंड मोलर मास ऑफ द गैस, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। क्योंकि जब आप गैस का प्रेशर चेंज करते हो ना, तो गैस का जो है डेंसिटी भी चेंज होता है, बट द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। इफ यू विल चेंज द प्रेशर, द डेंसिटी विल अकॉर्डिंगली चेंज, बट द डेंसिटी दिस रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। सो आरएमएस स्पीड ऑफ द गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस, इट ओनली डिपेंड्स ऑन वन थिंग एंड दैट इज टेम्परेचर एंड द मोलर मास ऑफ द गैस। तो ये हो गया आरएमएस स्पीड, और ये पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि आई बिलीव कि ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। तो केटीजी जो है आपका ओवर हो गया है, जिसमें मैंने आपके साथ जो है पहले एक थ्योरेटिकल सेक्शन, फार्मूला सेक्शन जिसमें आरएमएस स्पीड, बाकी सारी स्पीड्स मैंने आपके साथ डिस्कस की, और फिर रैशोज, उनका ऑर्डर भी पढ़ा दिया। उसके बाद हमने उस पर न्यूमेरिकल सेट कर दिया जो आपका वो पोर्शन था फार्मूला बेस्ड, और उसके बाद हम चले गए मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैंने पढ़ा दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स मैंने उधर लिखा दिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाइए आप। और उसके बाद आज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस, लीनियर पॉलीएटॉमिक एंड नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक का मैंने पढ़ा दिया, और मैंने बोल दिया इवन आपके बुक्स में जो आपका नीट चैंपियन है उसमें भी गलत लिखा है, तो इसलिए आप यही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम याद करके जाइए। और उसके बाद उसमें मैंने फिर जो आपके डिफरेंट फार्मूलाज डिस्कस किए, सीपी सीवी, रिलेशनशिप बिटवीन देम, सीपी माइनस सीवी एंड सीपी बाई सीवी, और गामा मैंने पढ़ा दिया, सीवी मिक्सचर पढ़ा दिया, और फिर एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मोलर मास, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करके जाएंगे, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इस साल नीट में पूछा जाएगा, क्योंकि उसका लेवल आप कंसेप्चुअल और फिर जो है वो उस हिसाब से वो आप पेपर डिज़ाइन करता है कि वो आपके कंसेप्ट डेप्थ में चेक करना चाहता है। सो आई थिंक दिस इज ओवर नाउ हियर दैट केटीजी, टुमारो इंशाअल्लाह रहमान वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें केटीजी का बहुत जो है पोर्शन हमें जो है यूज़ होगा वहाँ। तो इसका एक अच्छा सा रिविजन करिए आप, सो दैट वी कैन कंटिन्यू टुमारो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, एंड दैट लेक्चर इज थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थैंक यू।